हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक 12th क्लास के फिजिक्स के नए वीडियो में। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है और मैं आपका स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज भी मैं बेसिक ही पढ़ाने वाला हूं आपको, क्योंकि बेसिक के बिना हम लोग का काम नहीं बनेगा। क्योंकि समझ में तो आएगा लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपका हम सेकेंड वीडियो में स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रकृति में सबसे छोटा कण होता है और उसकी आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। और यह प्रकृति में सबसे छोटा आवेश है और इनावेशित कण होता है, तो इसीलिए इसके आवेश के मान को -E बराबर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से भी लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण होता है जिसको हम लोग क्वार्क कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है क्वार्क से बना होता है। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर क्वार्क कहते किसको हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन कणों से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं कणों को हम लोग क्वार्क कहते हैं। क्वार्क को देखिए ऐसे लिखा जाता है, क्वार्क, QUARK, ये हो गया आपका क्वार्क। क्वार्क का डिफिनेशन क्या होता है कि जिन कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बने होते हैं उन्हीं कणों को हम लोग क्वार्क कहते हैं। तो ठीक, क्वार्क के बारे में आप जान गए। इसके बाद देखिए क्या है, एक विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश होता क्या है, सबसे पहले देख लीजिए विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये होता क्या है, तो किसी भी आवेशित कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि किसी भी आवेशित कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो उसका फार्मूला भी होता है कि विशिष्ट आवेश बराबर आपका फार्मूला हो जाता है कि आवेशित कण का आवेश बटा में द्रव्यमान। आवेशित कण का आवेश और बटा द्रव्यमान। तो जैसे में देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका होता है, इलेक्ट्रॉन का हम विशिष्ट आवेश निकालेंगे तो इसका होता है आवेश होता है E और इसका द्रव्यमान होता है ME। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है आपका होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, और इसका द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। तो इसको देखिए आप डिवाइड कीजिएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम में इतना से, तो डिवाइड करके आपका आता है 1.765 गुना 10 के पावर 11 आता है। 10 के पावर 11 इसको ऊपर ले जाइएगा 10 के पावर -31 को, तो घटा के 11 आ जाएगा। अब मात्रक होता है इसका कूलम प्रति केजी। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि राउंडिंग ऑफ कहते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम हटाते हैं, तब यदि वो संख्या 5 या 5 से ज़्यादा होता है तब बगल में एक बढ़ जाता है। जैसे हम 5 को हटाएंगे तो ये वाला आपका 7 हो जाएगा, और यदि 7 को हटा देंगे तो ये वाला 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1.8 और गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। तो यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में कम से कम 3-4 बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि बेसिक है। बेसिक से मैंने कहा था कि 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी। नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में देखिएगा कि ये वाला दिया हो रहता है, तो इसको भी आप चुन सकते हैं। कब, जब ये वाला नया रहे तब। तो उसके बाद देखिए विशिष्ट आवेश आपका क्लियर हो गया कि किसी भी आवेशित कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मैंने निकाला, इसी प्रकार से देखिए प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए हमको प्रोटॉन के आवेश को बताना पड़ेगा। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। तो उसका लिखेंगे E/mp। mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो E का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.673 गुना 10 के पावर -27 kg होता है। इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके आता है 9.56 गुना 10 के पावर
7 कूलम प्रति केजी। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 9.56 × 10⁷ कूलम प्रति केजी, या इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो बच गया एक न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है और उदासीन कण पर आवेश का मान 0 होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का उदासीन कण है तो उसका आवेश का मान 0 होगा और उसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। कारण क्या है कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। और जो कुछ है ये नहीं है ओकरा में आप कुछों से भाग दे दीजिएगा तो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो उसी को हम लोग कुछ नहीं को क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में आपका कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। ठीक, तो ये न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो गया। इसके बाद देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका क्वार्क से बना होता है, और मैंने बताया था आपको पिछला वीडियो में कि क्वार्क 6 प्रकार का होता है। तो उसमें जा कर के देख लीजिए यदि आप नहीं देखे हैं तो क्वार्क के बारे में। तो क्वार्क आपका 6 प्रकार का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 डाउन क्वार्क से बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका 3 डाउन क्वार्क से बना होता है, और एक डाउन क्वार्क पर आवेश का मान कितना होता है आपका, एक डाउन क्वार्क पर आवेश का मान होता है आपका -e/3, -e/3 लिख दीजिए, -e/3 और इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, -e, और ये आपका हो जाएगा -3e/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल -e, और केवल e का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके पहले देखिए क्या लगा हुआ है, माइनस, जो कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जान गए कि 3 को डाउन क्वार्क से बना होता है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे देखिए, इसके बाद हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन क्या होता है कि एक धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और नाभिक में प्रोटॉन किन बलों के कारण बंधा हुआ रहता है, तो नाभिक के अंदर में प्रोटॉन जो होता है आपका मजबूत नाभिकीय बल से बंधा होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर में प्रोटॉन जो होता है मजबूत नाभिकीय बल से बंधा होता है, और जिसके कारण प्रोटॉन धनावेशित होने के बाद भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाता है। मजबूत नाभिकीय बल जो होता है प्रकृति में सभी बलों का बाप है। इससे ज़्यादा मजबूत बल प्रकृति में कोई नहीं है मजबूत नाभिकीय बल से, इसीलिए इसको सभी बलों का बाप कह सकते हैं नाभिकीय बल को, जिससे प्रोटॉन नाभिक में बंधा होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर ही होता है, लेकिन यह धनावेशित होता है। प्रोटॉन का खोज किन्होंने किया था, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रोटॉन आपका नाभिक में स्थित होता है। इसके बाद चलते हैं, प्रोटॉन के आप लोग विशिष्ट आवेश भी जान गए हैं, इसका द्रव्यमान भी जान गए हैं कि 1.673 × 10⁻27 kg होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानते हैं कि प्रोटॉन कैसे बना होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है आपका 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है, और अप क्वार्क पर आवेश का मान होता है +2e/3 +2e/3, और डाउन क्वार्क पर होता है -e/3। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको आप लोग जो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2e या 2e क्या हो जाएगा, 2 नहीं सुनना है, 2e, ठीक ना, 2e क्या हो जाएगा, 4e हो जाएगा, -e, अब बटा में हो जाएगा आपका 3e/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e, और e का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपका होता है। तो ये भी आपका देखिए प्रोटॉन का आवेश निकल गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन लिख लीजिएगा और न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लीजिए। न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में स्थित एक उदासीन कण होता है, और जिस पर आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 ×
27 kg होता है, ठीक, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन का खोज किन्होंने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये आपका था इसमें न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि देखिए जो प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग इकाई धन आवेश मान लेते हैं। इकाई धन आवेश मतलब कि +1 मान लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको हम लोग इकाई ऋण आवेश मान लेते हैं। इकाई ऋण आवेश मतलब -1 और इकाई धन आवेश मतलब +1। तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई ऋण आवेश माना गया है और प्रोटॉन के आवेश को इकाई धन आवेश माना गया है। तो इसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में जान लीजिए कि न्यूट्रॉन जो होता है कितने क्वार्क से मिलकर के बना होता है। क्योंकि मैंने कहा है कि जिन कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं उन्हीं कणों को हम लोग क्वार्क कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हम आपको बता दिए कि कितने क्वार्क से बने हुए हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है आपका एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए न्यूट्रॉन बराबर क्या बोले हैं कि एक अप क्वार्क तो U और 2 गो डाउन क्वार्क तो D हो जाएगा, ठीक। U पर मान होता है +2e/3 और इस पर होता है -e/3। तो -e/3 हम लोग लिखते चल जाएंगे। LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2e या -e बटा में 3। रिजल्ट क्या आएगा 0/3। क्या हुआ 0। देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना है 0। मैंने कहा भी था कि न्यूट्रॉन पर आवेश का मान आपका 0 होता है, इसमें भी 0 आ गया। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि 3 जो कण है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का आपका होता है इलेक्ट्रॉन और उससे थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन और उससे भी भारी होता है न्यूट्रॉन। तो यदि हमको लिखने की आवश्यकता पड़ेगा कि इसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखे, तो देखिए सबसे आपका छोटा द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे ज़्यादा द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का और उससे भी ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। तो 3 कणों में सबसे भारी कौन है आपका न्यूट्रॉन है। हो ये तो आपका हो गया कि न्यूट्रॉन सबसे भारी है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, प्रोटॉन जो है आपका बीच बिचवा में है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मौलिक कण क्यों कहते हैं। तो इसको मौलिक कण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों कण लगभग सभी परमाणुओं में पाए जाते हैं। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण इन्हीं कणों पर निर्भर करता है। इसीलिए इन 3 कणों को हम लोग परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया। इसके बाद जान लीजिए कि देखिए कोई भी पदार्थ होता है दुनिया का, तो मूल रूप में उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक तत्व ले रहे हैं आपका A, तो A में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है 11, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 ही होता है। न्यूट्रॉन कितना भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। तो जैसे हम बताएं आपको कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई ऋण आवेश मानते हैं हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे 11 गुना -e। तो इस पर आवेश का मान हो जाएगा -11। और प्रोटॉन पर आवेश का मान इकाई धन आवेश तो होता है, तो क्या हो जाएगा 11 गुना +1। तो ये हो जाएगा आपका +11। और यदि दोनों के आवेश को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो वस्तु के टोटल आवेश का मान हमेशा 0 होता है, ठीक। ये तो समझ गए। ये कोई वस्तु उदासीन क्यों हो जाता है, उदासीन मतलब उसका आवेश का मान 0 हो जाता है, क्योंकि मूल अवस्था में पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है, जिसके कारण टोटल आवेश का मान 0 आता है। और जिसका आवेश का मान 0 होता है उसको उदासीन वस्तु कहते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें बार बार एक टॉपिक शब्द आ रहा है आवेश, तो जानने की इच्छा होगी कि आखिर आवेश क्या होता है। तो देखिए आवेश के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आवेश होता क्या है, इसको हम लोग चार्ज कहते हैं, इसको विद्युत आवेश भी हम लोग कहते हैं। तो अंग्रेजी इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा जब विद्युत आवेश लिखेंगे तब। अब देखिए जैसे एक वस्तु है, इसका टोटल आवेश कितना आया है 0 आया है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं
कि एक बी वस्तु मान ले रहे हैं जिसमें मान के चलते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी 11 नहीं, मान के चलते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसका टोटल आवेश हो जाएगा -20, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का हम लोग इकाई ऋण आवेश मानते हैं, तब 20 गुना -1 तो -20 हो जाएगा। अब प्रोटॉन भी 20 है तो इसका आवेश हो जाएगा +20, दोनों का योगफल कितना आएगा 0 आ जाएगा। ये भी आपका उदासीन है। हम क्या करते हैं कि कोई एक क्रिया करते हैं, कैसा भी क्रिया, चाहे वस्तु ए और वस्तु बी को हम आपस में घर्षण ही क्यों ना करा दे, फ्रिक्शन। तो मान के चलते हैं कि वस्तु ए में से आपका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बी में ट्रांसफ़र हो गया है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। तो इसमें से मान के चलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपका चला गया है। तो आपका देखिए ए में कितना इलेक्ट्रॉन था 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका 9 गो, तो 9 यानी कि -9 हो जाएगा आपका। और लेकिन प्रोटॉन का त्याग ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मजबूत नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। इसीलिए किसी भी तत्व में केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो सकता है, प्रोटॉन का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, मजबूत नाभिकीय बल से बंधा होता है। यदि आप नाभिक को तोड़ देते हैं तो परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण होगा, प्रोटॉन का नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में से निकल के बी में चला गया है, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु ए में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 9, तो इस पर आवेश का मान -9 होगा। और प्रोटॉन 11 की 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का त्याग ग्रहण नहीं होता है। तो प्रोटॉन का आवेश होगा +11, और देखिए दोनों का योगफल कितना आएगा, तो +2 आएगा। चूँकि वस्तु बी में आपका इलेक्ट्रॉन गया है, तो वस्तु बी में आपका 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन था 20, तो अब कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। और प्रोटॉन आपका 20 के 20 ही रहेंगे। तो इसका देखिए दोनों के योगफल का मान कितना आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब है कि देखिए वस्तु ए पर आपका +2 गो धन आवेश उत्पन्न होगा, और वस्तु बी पर -2 गो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, तो वस्तु ए जो है आपका धनावेशित हो गया और वस्तु बी ऋणावेशित हो गया। तो क्यों ऋणावेशित हो गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, जिसके कारण आपका ऋणावेशित हो गया, और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन था कहाँ पर? तो पदार्थ के अंदर में था, केवल एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ में चला गया, जिसके कारण एक वस्तु धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो गया। तो कहने का मतलब है कि आवेश की जो उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर कक्षा के चारों ओर नाभिक में घूमते रहता है। परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण ही कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है। जो त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो ग्रहण करती है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। तो चलिए इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं और भी कि देखिए जो वस्तु ऋणावेशित हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन गया है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसका द्रव्यमान पहले से बढ़ जाता है। क्यों द्रव्यमान बढ़ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक द्रव्यमान वाली कण है, और उसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका ऋणावेशित भी हो जाता है, और उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान आपका घट जाता है और वो धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो अभी मैंने बताया कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरा में चला गया है। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, और वह ऋणावेशित भी हो गया आपका। और केवल इस प्रकार से यदि एग्जाम में आपका क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो देखिए आवेशित किया जाता है कहेगा तो ये तो स्पष्ट नहीं हुआ आपका कि उसको धनावेशित किया गया है कि ऋणावेशित किया गया है, केवल आवेशित बोला है। तो जब तक ले हमको नहीं स्पष्ट हो जाए कि उसको धनावेशित किया गया है ऋणावेशित किया गया है, तब तक ले हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि उसका द्रव्यमान बढ़ा है या उसका द्रव्यमान घटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका आंसर होगा घट जाता है या बढ़ जाता है।
यदि धनावेशित होगा तो घट जाता है और ऋणावेशित होगा तो बढ़ जाता है, और केवल आवेशित होगा तो आंसर हो जाएगा घट जाता है या बढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका 3-4 साल पूछे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, देख लीजिएगा। और देखिए इसके बारे में, तो ये तो जान गए कि आवेशित वस्तु एक ऐसी होती है आवेश के त्याग या ग्रहण के बाद। इसके बाद देखिए आवेश का परिभाषा जानिए कि आखिर आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है। तब आवेश का परिभाषा आपका होता है, लिख सकते हैं आप कि आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कर सकता है। विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को अनुभव भी कर सकता है। तो किसी उसी पदार्थ के उसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है दूसरे शब्दों में, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक पर बल लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, आपका नाभिक धनावेशित होता है, तो ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो देखिए परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इसका टोटल आवेश का मान 0 होता है। लेकिन परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बल लगते रहता है आपका। तो यहाँ पर देखिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल तो आपका लग रहा है, लेकिन इसका आवेश का मान 0 है। तो ये यदि बाहर में यदि कोई आवेश रहे इधर में, तो उसको ये आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका टोटल आवेश का मान 0 है। तो देखिए आवेश का एक और परिभाषा हो जाएगा आपको कि आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, जो बल लगाता है या लगाने की चेष्टा करता है। अब आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं या कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं। और आवेश से भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आवेश जो होता है वो आपका अदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि होता है आपका, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और इसका बीमा जो होता है आपका AT होता है, AT या IT भी होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपके आवेश का बीमा जो है एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको फिजिक्स के बेसिक में पढ़ना है सब। तो बताइए यदि हम बेसिक ना पढ़ाएं फिजिक्स का तो आपको 5 नंबर तो ऐसे ही चल जाएगा काम से ऑब्जेक्टिव में केवल। तो चलिए ये भी हो गया आवेश का आपका ऐसा ही मात्रा भी बता दिए। कूलम्ब आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं, अदिश राशि होता है, इसका बीमा होता है AT या IT होता है। इसका फार्मूला भी जान लीजिए कि आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT, जहाँ Q आवेश होता है, I विद्युत धारा होता है और T समय होता है। तो इसी से आपका फार्मूला हो जाता है आवेश का मात्रक कूलम्ब और विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन आया था कि 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। तो इसी के साथ आपका हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में और भी अभी बेसिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।